नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना की दूसरी लहर का कहर भले ही कम हो गया हो, लेकिन तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो इस महीने के आखिर या फिर सितंबर में केस एक बार फिर से बढ़ सकते हैं और इसलिए टीकाकरण बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। जनता से बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाजार ही नहीं, स्कूलों में भी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। चेहरों से मास्क गायब है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग भूल रहे हैं। बड़ी बहस में सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें यमुनानगर और करनाल की हैं, जहां पर आप देखें कि कैसे क्लासरूम में बच्चों के चेहरे पर मास्क नहीं है तो फिर स्कूल की बस भी खचाखच भरी है। यह हाल तब है जब सरकार प्राइमरी स्कूल को खोलने की तैयारी में है। बता दें कि प्रदेश में 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अभी जारी हैं और अब प्राइमरी स्कूलों को खोलने की भी तैयारी है। लेकिन उन सब के बीच में ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर ये लापरवाही भारी ना पड़े, क्योंकि स्कूल में आप देखें कि बच्चे बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात हो रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग भी आप देखें स्कूल वैन्स के अंदर नजर नहीं आ रही, जहां पर बच्चे एक दूसरे के साथ या फिर एक दूसरे के बिल्कुल आसपास बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और अब सवाल यह है कि अगर स्कूल में नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो फिर स्कूल को खोलने की जो तैयारी है वो आखिर किस आधार पर की जा रही है। तो चलिए सबसे पहले शिक्षा मंत्री के गृह जिले यानी कि यमुनानगर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहां पर कितना कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। कोरोना को लेकर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है बच्चों पर भारी पड़ने वाली। इस समय हम सरकारी स्कूल में हम आपको दिखाते हैं कि एक दो बच्चों को छोड़कर किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ है। हालांकि सख्त हिदायत है, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं। और टीचर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मैं हिंदी लेक्चरर हूँ, रेखा। ये कौन सी क्लास है? ये 9th क्लास है सर। ये हम लोग इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन वही बात है कि गर्मी है बहुत ज़्यादा। ये आपस में जब बातचीत करते हैं तो जैसे एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड होता है, एक टीचर निकलता है, दूसरा टीचर आता है, उस दौरान ये है अपना मास्क उतारते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं, हम क्लास में होते हैं, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसका मास्क ना हो। जैसे अभी हमने ग्राउंड में भी देखा तो बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं। हालांकि माँ बाप आपके विश्वास पर भेजते हैं कि बच्चे आपस में बात शेयर नहीं करेंगे, सामान शेयर नहीं करेंगे, नहीं करते सर। अपने अपनी वाटर बॉटल लेके आते हैं और ये सामान नहीं शेयर करते। इनको सख्त हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये सामान शेयर नहीं करते। तो आप मतलब क्या क्या गाइडलाइन बताएंगे बच्चों को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, भाई कैसे कोरोना से बचाव करना है? सर, पहले तो जो है गेट पे सैनिटाइज़र पड़ा है, तो ये सैनिटाइज अपने हाथ करके ही आते हैं। और उसके बाद जो है अपना जो भी अपनी कॉपी पेन कोई भी शेयर नहीं करता। और मास्क का जो है हमने इनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, लेकिन कई बार जो है बच्चा हैं तो बच्चे ही हैं सर। ये कौन सी क्लास है? 9th क्लास। 9th मास्क कहाँ है बेटे आपका? चलो कोई नहीं, हम बच्चों से बात करते हैं। अभी हम दिखाते हैं बच्चे हैं, क्योंकि टीचर ने इंस्ट्रक्शन करी है तो जाके मास्क लगाया गया है। इसके अलावा अभी भी सभी बच्चों के मास्क नहीं लगा हुआ है। आप देखें बच्चे छुपते नज़र आ रहे हैं। किसने मास्क लगाया हुआ है? क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी, आपने मास्क लगाया है तो रोज़ लगाते हो या कैमरा देख के लगाया? सर, रोज़ लगाते हैं, फिलहाल थोड़ी देर के लिए उतार दिया था क्योंकि इससे गर्मी लगती है और सर पढ़ा रहे थे इसीलिए। नहीं, थोड़ा सा ये बताएं माँ बाप ने क्या सिखाया और टीचर्स ने क्या बताया कि कोरोना से कैसे लड़ना, कैसे बचना? सर, एक तो इस हैंड वॉश से हाथ धोना चाहिए और दूरी बनानी चाहिए और किसी से सामान अपना लेना देना शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे से ध्यान करेंगे आप। यस सर। धन्यवाद। बिल्कुल, ये नई कक्षा थी और ये जो बच्चे थे इन्होंने मास्क नहीं लगाया था। उन्होंने इंडिया न्यूज़ हरियाणा को वादा किया है वो स्कूल में रहेंगे और पढ़ाई करेंगे तो घर से चलेंगे मास्क लगाकर, सैनिटाइज कर कर। स्कूल में भी आएंगे तो गेट पे पहले जो है सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है सैनिटाइजर करेंगे और जो है मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो तीसरी लहर है उसको कोरोना से जो है इनको बच्चों को बचाना है। यही हमारे देश का भविष्य है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, मॉडल टाउन स्कूल से यमुनानगर।
तो यमुनानगर के इस स्कूल का हाल तो आपने देखा, लेकिन अब करनाल का हाल भी आपको दिखाते हैं। देखिए निजी स्कूलों की बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। ये और नज़ारा है एक और प्राइवेट स्कूल बस का। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं यहाँ। कैपेसिटी जो है वो बस की पूरी है, किसी बच्चे के मास्क नहीं लगा हुआ। ऐसे में साफ तौर पर जो निजी स्कूल हैं वो सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में स्कूल प्रबंधकों पर सीधा सीधा सवाल है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा कहाँ पर है। हाँ जी, आपका किशन जी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? जानने नहीं रहा जी। जानने रहा। कितने बच्चे बिठा रखे हैं? बच्चे तो ये होंगे 36-37। 36 सारी सीटें फुल हैं। हाँ, सारे नहीं जी, खाली है। दो बच्चे हैं। हाँ, दो बच्चे हैं जी, फिर 52 सीटर है जी। तो क्यों बिठाते हो जबकि एक सीट पे एक बच्चा बिठाना था? वो तो जी स्कूल लाना है बेरा जी। स्कूल बस का हाल भी आपने देखा, लेकिन बस भी नहीं, प्राइवेट वाहन से भी बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, ये भी देखिए। क्या नाम आपका? हरदीप। कितने बच्चे बिठाए हुए हैं? 15-20 हैं। कैपेसिटी कितनी है इसकी? इसकी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? कैपेसिटी तो कम होनी चाहिए। क्यों बिठा के लाए इतने बच्चे? आपको पता नहीं कोरोना है, बच्चे मास्क नहीं लगा रखे। आपके बराबर में 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा। देखिए अंदर के हालात देखिए, किस तरह से बच्चों को ठूस कर बिठाया गया है। ये है कोरोना से बचाव का। तो चलिए एक के बाद एक ये तमाम रिपोर्ट और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आपके लिए दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देखें, क्योंकि अब प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको खोलने की भी तैयारी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर बच्चों को कोरोना संक्रमण होगा और इस तरीके की लापरवाही होगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ये इंश्योर करें कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन हो, लेकिन स्कूल बस से लेकर के स्कूल तक की जो हालत है वो आप देख रहे हैं। और सवाल यही है क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के जो प्रेडिक्शंस हैं या फिर जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, अगर वो थर्ड वेव हिट करती है तो फिर क्या हाल होगा और किस तरीके से उसको आप रोकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि तीसरी लहर की चेतावनी के बाद भी आप देखें कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है वो नहीं कर रहे हैं। चाहे स्कूल की आप बात करें, चाहे आप बस के अंदर की हाल देखें, या फिर बच्चों को भी जो कहा जा रहा है उसको इंश्योर कैसे किया जा सके, इस पर भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। क्योंकि बच्चे एक तरफ तो आप उनको कह रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, लेकिन दूसरी ही तरफ वो नियम कैसे टूटते हैं सेकंड्स के अंदर, ये उसकी तस्वीरें हैं। और सवाल अभी भी यही है कि अगर कोरोना का खतरा लगातार बरकरार हो, थर्ड वेव को लेकर के लगातार आशंकाएं हो, तो सवाल यह है कि स्कूल कॉलेजेस को खोलना आखिर भारी ना पड़ जाए। और ये लापरवाही अगर भारी पड़ती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी लहर की आहट के बीच में अगर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हों तो सवाल आज भी यह है कि हमने सेकेंड वेव से क्या सीखा, उससे सबक लेते हुए अगर हम तीसरे वेव के मुहाने पर खड़े हों और वहाँ से भी अगर अब स्कूल और कॉलेजेस को खोलने की बात हो रही हो तो फिर सवाल यह है कि आखिर कैसे इंश्योर होगा कि जो बच्चे हैं वो सेफ और सिक्योर रहें, और क्या वाकई में अब जो ये लापरवाही है वो भारी पड़ने वाली है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि तीसरी लहर की आहट है, लेकिन ये लापरवाही आखिर क्यों है? क्योंकि ये तमाम तस्वीरें लापरवाही को खुद बयां कर रही हैं। सवाल इस बात का भी है कि स्कूल में आखिर नियमों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी सवाल है, क्योंकि स्कूल की भी जिम्मेदारी इसमें तय की गई है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ क्यों है, और फिर जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि लापरवाही कहीं भारी ना पड़े, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। एक तरफ तो स्कूल और कॉलेज को खोलने की बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीरें इस तरीके की हों तो यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर वरुण जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश महासचिव हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। डॉक्टर वरुण जैन जी, आपका भी स्वागत। कैलाश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं अभिभावक एकता मंच के। कैलाश शर्मा जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष IMA के। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ तस्वीरें हम लोगों ने देखी और ये तस्वीरें वाकई में बहुत परेशान करने वाली हैं।
थर्ड वेव को लेकर के इस समय जो प्रिडिक्शंस हो रहे हैं उन सब के बीच में क्या आपको लग रहा है कि ये लापरवाही कहीं ना भारी ना पड़ जाए, या ये लापरवाही भारी पड़ सकती है? तो फिर कैसे और क्या इसका इंतजाम हो, क्या उपाय हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे देखा जाए इन परिस्थितियों को? डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। हाँ, मैंने इसे अभी ज्वाइन किया, मैं आपके पिक्चर तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ही, ये बहुत गंभीर मामला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में थर्ड वेव के आने की पूरी संभावना बन रही है, और जो पहले जिस तरह से जो पैटर्न था इसको शुरू होने का पेंडेमिक का, वही पैटर्न स्टार्ट हो गया है। पहले यूरोपियन कंट्रीज, फिर अमेरिकन कंट्रीज, और फिर साउथ इंडिया, और उस तरह से धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में आता है, तो वही पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से ये महीना 1.5 महीना नहीं होना लगना चाहिए आगे, और इस तरह से अभी नॉर्थ इंडिया में ये वेव आ सकती है। तो हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, और पूरी की तरह हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। हालांकि हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारियां कर रखी है, और मेरा ये मानना है कि हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हम पहले ही बहुत बुरी तरह भुगत चुके हैं इस चीज के लिए। हालांकि वैक्सीनेशन की हमने प्रक्रिया अपना रखी है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी, जैसे कि अब यूएसए में देखा जा रहा है कि इस टाइम करीबन 1,00,000-1.25 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, तो और हिंदुस्तान में तो हालत और भी ज्यादा खराब होती है। तो हमें इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, क्या इस समय आपको लग रहा है कि एक बार इस बात पर भी विचार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर नियम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है या फिर वो व्यवस्थाएं बन नहीं पा रही हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस और खासतौर से प्राइमरी क्लासेस को खोलने पर बहुत विचार करने की जरूरत है, या अभी कुछ दिन और रुक जाना चाहिए? डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, क्या कह सकते हैं इस विषय में आप? हाँ, मेरा मानना है कि जैसे अब बच्चों के जिस तरह से 1 साल 1.5 साल पहले खराब हो चुका है, तो ये वैसे तो देखिए बहुत प्राइम टाइम होता है बच्चों का एजुकेशन का, इस तरह का। लेकिन अगर ओवरऑल पूरी लाइफ टाइम को देखा जाए, तो अगर इस तरह के जो 2-3-4 महीने अगर और भी इस तरह से ऐड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसमें जाके कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनकी लाइफ में इस तरह से। तो और फिर भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अगर वो बच्चे जो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अगर स्कूलों को और कॉलेज को बंद रहने दिया जाए तो अभी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो वहां पर लापरवाही होती है, बिल्कुल क्लोज मीटिंग्स करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तो इस बीमारी को फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। तो मेरे ख्याल से अभी स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए, और कॉलेज तो चलो बड़े बच्चे होते हैं शायद समझ भी जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ये मुश्किल हो सकती है। वरुण जैन जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें वाकई में बहुत परेशान करने वाली हैं। एक तरफ तो हम लोगों ने बहुत बार इस विषय पर भी डिबेट की कि क्या स्कूल कॉलेजेस को ये खोलने का सही वक्त है कि नहीं। सवाल इस बात का भी था कि दोनों चीज़ें बैलेंस कैसे हों, कि बच्चे की पढ़ाई भी होती रहे और बच्चों का जो स्वास्थ्य है या बच्चे की जो जान है वो भी हिफाजत में रहे। लेकिन तस्वीरें अगर इस तरीके की आ रही हों, उसको लेकर के थर्ड वेव के प्रेडिक्शंस हों, और जैसा कि अभी डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी बता रहे थे, तो फिर इसके क्या मायने समझे जाएं और कैसे देखा जाए? क्योंकि अगर यहाँ से लापरवाही भारी पड़ती है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? डॉक्टर वरुण जैन जी। हाँ जी सर, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, हरियाणा सरकार ने जब भी कोई निर्णय लिया है तो वो प्रेजेंट परिस्थितियों के हिसाब से लिया है। अभी ऑल हरियाणा के अंदर जो भी कोविड के केसेस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट नील आ रहे हैं। कल भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का बयान था कि जो कोविड के केसेस है वो ऑलमोस्ट नील है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, हमारे नौनिहालों के पढ़ाने के लिए अनुकूल है, तो स्कूल खोलने में अभी देरी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर बात है कि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, डॉक्टर साहब ने बताया अभी यहाँ पर, लेकिन हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों के पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत आवश्यक है। जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहां पर तो फिर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और वहां पर बच्चों के पास सोर्सेज हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। मैं उनकी बच्चों की बात करना चाहूंगा जो सेमी अर्बन में है, जो रूरल एरियाज में है या रिमोट एरियाज में है, वहां पर उनके पास किसी भी प्रकार के सोर्स नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी बिना किसी कनेक्टिविटी के, बिना किसी शिक्षा के अंधेरे में जी रही है। हमारे बच्चे मानसिक रूप से अपंग होते जा रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और हमारे देश का भविष्य जो है वो अंधकार में होता जा रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि थर्ड वेव की प्रिडिक्शन हमारी यहाँ पर हो रही है। एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है। उसी तरीके से एक्सपर्ट ने ये भी बताया है कि बच्चों के लिए स्कूल खोल देने चाहिए बिना देर किए। अगर थर्ड वेव आती है जैसी प्रिडिक्शन है तो सरकार किसी भी समय स्कूलों को बंद कर सकती है। अभी जो स्थिति सामान्य हमें लग रही है और सामान्य है भी है,
उस हिसाब से क्या जो समय हमें मिला है वो नहीं, लेकिन वरुण जी हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा ना कि हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी क्या है। भाई जान होगी, बच्चों की जिंदगी हिफाजत में होगी, तभी तो आप उनको पढ़ा सकते हैं ना। सवाल इस बात का है कि हम पहले इंतजार करें कि थर्ड वेव आ रही है और उसके बाद हम बंद करें। उससे बेहतर यह है कि अगर हमने 1.5 साल इंतजार कर लिया है तो 2 महीने और रुक लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इंश्योर नहीं हो पा रहा है स्कूलों के अंदर, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों को हम लोगों ने दिखाया है, दोनों के जो वैन्स हैं या जो प्राइवेट व्हीकल से जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन सभी जगह आप देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और बच्चे अगर इन्फेक्टेड यहां से होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर वरुण जैन जी मुझे ये बताएं। देखिए, अगर जो भी कोविड नियम है, जो भी गाइडलाइन सरकार ने बनाई है, वो प्रत्येक स्कूल को, प्रत्येक नागरिक को, हमारे सभ्य नागरिक को वो पालन करना चाहिए। और हम पालन करेंगे तभी इस महामारी से जो हम जीत पाएंगे और वो केसेस कम आएंगे। लेकिन मैं दोबारा इस बात को प्रमुखता से रिपीट करता हूँ कि बच्चों को मानसिक रूप से अपंग नहीं हम बना सकते। जब ये महामारी आई थी तो हमें लगा था 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के बाद चली जाएगी, लेकिन ऐसे करते करते हमारे पास लगभग 1.5 साल हो गया है और बच्चे घरों में बंद हैं। आप उन बच्चों की बात करें जो बच्चे 3 ईयर के थे और उनको नर्सरी में आना था, लेकिन वो 5 साल के आज हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। उनका कहते हैं कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो 5 साल की उम्र तक 90% हो जाता है। अब वो बच्चे 5 साल नहीं ठीक है वरुण जी, आपकी किसी बात से मुझे कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और ये जरूरी है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर यहाँ इन्फेक्टेड हो गया कोई भी बच्चा, भगवान ना करे, लेकिन अगर हो गया, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? सर ये तो वही बात हुई ना कि हरियाणा में या हमारे इंडिया में काफी लोग इन्फेक्टेड हुए और काफी कैजुअलिटी रही। उसकी जिम्मेवारी किस तरीके से और किस तो इसलिए हम ये सोच करके स्कूलों को खोल दें? सर नहीं, सामूहिक जिम्मेवारी सभी की है। आपको क्या लगता है कि स्कूल में जाके बच्चे सेफ नहीं है? बच्चों के लिए सबसे सेफ प्लेस ही स्कूल है। बच्चे हमारे सब जगह जा रहे हैं, वो होटल्स में भी हैं, वो रेस्टोरेंट्स में भी हैं, वो पार्क्स में भी हैं, वो जिम में भी हैं, हर जगह बच्चे जा रहे हैं। डॉक्टर वरुण जैन जी, उसके लिए तो पेरेंट्स जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है ना, लेकिन यहाँ पे तो पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि अगर स्कूल जाते समय इन्फेक्टेड हो गए तो भाई जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां पर तो पेरेंट्स खुद इंडिविजुअल जिम्मेदार हैं उसके लिए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मैं यहाँ पर भैया आपकी एक बात में जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा। अब स्कूल जो हमारे 6 ऑनवर्ड खुले हैं, वहां पर भी पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स की विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्कूल अपने बच्चों को भेजे या ना भेजे। वहां पर कोई कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये कैलाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी कैसे देखेंगे ये जो तस्वीरें आपके ऊपर चल रही हैं? एक तो ये तस्वीर, दूसरा ये कि क्या ये वक्त है अभी विचार करने का इस विषय पर कि आखिर अगर यहाँ से कोई जिम्मेदारी कोई लेने के तैयार नहीं है तो हम एक बार फिर से सोच लें कि क्या वाकई में ये सेफ है बच्चों के लिए, जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं? कैलाश जी, और कोई कंपल्शन नहीं है तो फिर पेरेंट्स क्या भेजने के लिए तैयार हैं बच्चों को स्कूल? प्राइमरी स्कूल जो खोलने शायद वो प्राइमरी स्कूल भी खोलने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले प्रार्थना है सरकार से, शिक्षा मंत्री यही निवेदन करता हूँ कि पहले आपने मिडिल कृपा करके इन्हीं में आपको अनियमितताएं दिखाई दे रही है। चाहे देखा गया कि जब 9 से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले नहीं थे, तो स्कूल वालों ने क्या किया कि कोई देख तो नहीं रहा, इन्होंने 8वीं 9वीं 6ठी 7वीं 8वीं के भी कुछ बच्चे बुलाने शुरू कर दिए। अब क्या स्कूल ऐसे हैं कि प्राइमरी स्कूल खुले नहीं है 5वीं तक, तो क्या स्कूलों में 5वीं के 4ठी के बच्चे भी गुपचुप तरीका से बुला रहे हैं। जो इन्होंने कोरोना की गाइडलाइन बनाई थी कि 50% बच्चे आने चाहिए और पालन करना चाहिए, बसों में करना चाहिए, धीरे धीरे उनका उल्लंघन हो रहा है। और उनका वही तो हालत है कि करनाल में, फतेहाबाद में और पंजाब में तो बहुत बुरी हालत हो गई है। जब सेकंड लहर आई थी तभी भी ऐसे छोटे छोटे संक्रमित बच्चे आए थे, तो स्कूल वाले कहते थे ये 2-4 तो हर जगह आते रहते हैं। शिक्षा मंत्री जी भी कहते थे कोई नहीं, 2-4 तो घटनाएं होती रहती है, लेकिन वो जब घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई तो स्कूल बंद करने पड़ गए। तो मैं शिक्षा मंत्री से कहता हूं कि स्कूल संचालकों के दबाव में अब ज्यादा न आए। इनको कोई बच्चों के भविष्य नौनिहाल का शब्द इस्तेमाल कर रहे कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे आए और उनसे हम फीस वसूलें, और इनका कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं है बच्चों के भविष्य के लेके। पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं और ये कोई इन्हें गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने दिखाया है करनाल में, पंजाब में बुरी हालत है। पहले जो 40,000 पर डे आते थे
और धीरे धीरे वो 2-3 दिन पहले 18,000, 19,000, 20,000 हो गए, लेकिन कल फिर 41,000 हो गए। केरल में कितनी हालत है। तो ये धीरे धीरे बढ़ते नहीं तो कैलाश जी क्या करें, क्या करना चाहिए, क्योंकि 1.5-2 साल हो गया बच्चे अगर घर के अंदर हैं तो क्या करें। एक तो हम लोग वेट करें, बच्चों को ना भेजें, ये करें। दूसरा ये है कि फिर आखिर कैसे इंश्योर हो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी तो है साथ में कैलाश जी, तो आप जानते ही हैं। और तीसरा मेरा सवाल उसके साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि अगर कंपल्शन नहीं है तो पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं। पेरेंट्स मना करें कि मैं नहीं भेजूंगा अपने बच्चे को, ये बोल रहे हैं कि साथ में ऑनलाइन स्टडी की भी व्यवस्था है, भाई कराएं आप बच्चे को। आपके तीनों पॉइंट का जवाब ये है कि मिडिल स्कूल खोल दिए और सीनियर सेकेंडरी खोल दिए, उसके लिए हमने कभी विरोध, लेकिन इनमें जो गाइडलाइन बनाई गई हैं, कम से कम जिला शिक्षा अधिकारी डीसी स्कूल में जाकर ये तो देखे कि क्या एक बेंच में एक बच्चा बैठा है, क्या उन्होंने मास्क लगा रखा है, क्या स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था है। ना कोई डीसी जा रहा है, ना जिला शिक्षा अधिकारी जा रहा है, चेकिंग ही नहीं हो रही। तो प्राइमरी स्कूल को नहीं खोलना चाहिए। हाँ, आप वाली बात है, कुछ पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, अभी भी नहीं भेज रहे, आगे भी नहीं भेजेंगे, लेकिन उनके लिए फिर ऑनलाइन की क्लास है। लेकिन प्राइमरी स्कूल को नहीं खोलना चाहिए और डीसी, डीओ या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी स्कूलों में जाए, ये कम से कम चेकिंग तो करे। जो गाइडलाइन एसओपी बना रखी है कि भाई एक बच्चे पे एक बैठा है, गेट में क्या व्यवस्था है, वैक्सीन साथ टीचर्स को लग गई है कि नहीं, क्या व्यवस्था है, उनको चेकिंग तो करे। अगर चेकिंग से ठीक मिलते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कह देना कि नहीं प्राइमरी भी खोलो, फिर जब सब कुछ हो जाएंगे तब बंद करेंगे, इसका इंतजार ना करें। रही पढ़ाई वाली बात, बच्चे ऑनलाइन में भी खुश हैं, ऑफलाइन में भी खुश हैं। जो ऑफलाइन भेज रहे हैं उनको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों की भी चिंता है, भविष्य की भी चिंता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि भगवान अब दोबारा इस भारत देश में नहीं ठीक है। विदु रावल जी, दो बड़ी बातें हैं। एक तो ये है विदु रावल जी, अगर आप स्कूल खोल रहे हैं तो ये इंश्योर करें साथ में कि वहां पर वाकई में जो एसओपीज हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं। और दूसरा ये है कि अगर इस तरीके से हो भी रहा है तो फिर एक बार इस पर विचार भी कर लें कि अगर यहां से हालात बिगड़ते हैं तो कौन जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि जवाबदेही किसी की तय नहीं हो रही। विदु रावल जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। जी बिल्कुल, एसओपीज को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना ही चाहिए, कर भी रहे हैं। और एक थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूं कि अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि प्राइमरी स्कूल्स को खोला जाएगा या प्राइमरी क्लासेस के लिए बच्चों के किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, कंवरपाल जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि 15 अगस्त के बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर अधिकारियों से एक बार मंथन किया जाएगा और संभावनाएं तलाशी जाएंगी कि क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बुलाया जाए स्कूलों में। इसके अलावा मैं एक बात और रिकॉर्ड के लिए स्ट्रेट कर देना चाहता हूं कि 60% बच्चे जो हैं, जो मिडिल और हायर क्लासेस के बुलाए गए हैं, उनमें 60% बच्चों की अटेंडेंस हो रही है, आ रही है। इसके अलावा स्कूल्स के अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपने दिखाया कि एक दो जगह पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है अलग अलग जगह पर औचक निरीक्षणों द्वारा देखा गया है कि कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभिभावकों की भी हमें मदद चाहिए। अभिभावक भी बच्चों को इस प्रकार से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए ट्रेन करें, उनको स्कूल्स के अंदर जब भेजें। लेकिन बाय एंड लार्ज हम ये बता सकते हैं वहां पर जिस प्रकार से थर्मल टेम्परेचर स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रही है, हम केयरफुल हैं। इसके बावजूद भी मैं आपके चैनल पर यह बात रजिस्टर करना चाहता हूं कि इस हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की प्राथमिकता बच्चों का स्वास्थ्य और सेहत है। और जो भी निर्णय लिया जाएगा रिव्यू मीटिंग में, और वो निर्णय इस आधार पर लिया जाएगा कि बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य के साथ समझौता ना किया जाए। एक सीरो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो बड़ा एनकरेजिंग है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट जो कि हमारी एंटीबॉडीज बताती है, मैं बड़े अच्छा एक पैनल आपने बुलाया हुआ है जो कि इस पर और ज्यादा प्रकाश डाल सकता है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 67.8% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पाए गए हैं। अब हर्ड इम्यूनिटी जो हम पढ़ रहे थे, आज तक पढ़ते रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी जो है 70% अगर लोग एंटीबॉडीज डेवलप कर लेते हैं, चाहे उन्हें कोविड हो गया इस कारण से, चाहे जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो इस टाइम बड़ी स्पीड से चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, उस कारण से किसी प्रकार से भी एंटीबॉडीज अगर 70% हम अचीव कर लेते हैं तो मुझे लगता है हर्ड इम्यूनिटी के कारण हम थर्ड वेव को अवॉइड कर सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, दोबारा से बात कह रहा हूं, लेकिन जो इन डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। इसके अलावा द हिंदू का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था 3 अगस्त का, जिसमें डॉक्टर पार्थसारथी ने बहुत अच्छे से एक दो चीजें बताई थी, जिसको उसके बाद जो सबसे ज्यादा
हमारा रिनोइंड वॉइस इस समय कोविड काल में बन चुके हैं, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी इसको सब्सटेंशिएट किया था एक टीवी चैनल पर। वो ये था कि बच्चों दैट चिल्ड्रन आर लेस ससेप्टेबल टू दिस वायरस। दो चीजें बताई थी, एक तो उनको ये इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी बच्चों को वायरस से होता नहीं है, दूसरा बच्चे बेटर तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहाँ दो डॉक्टर बैठे हैं पैनल में, ये शायद इस बात को सब्सटेंशिएट करेंगे, लेकिन दो बहुत अच्छी वॉइसेस जो हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने ये बात कहा था कि बच्चे बेहतर तरीके से रिएक्ट करते हैं। संगठन के तौर पर अगर आप हमसे पूछना चाहें, सरकार के अलग भाजपा संगठन ने जैसे सेवा ही संगठन नाम का एक कार्यक्रम चलाया, फिर सेवा ही संगठन 2 सेकेंड वेव में चलाया, हमने बहुत बड़े एक स्तर पर ये काम किया। इसके बाद भी हम रुके नहीं हैं। एक संभावित थर्ड वेव की तैयारी के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई हुई है, जिसमें आयुष जी आपको बताना चाहूंगा कि 30 अगस्त तक हम हर गांव के अंदर 2 महिला और 2 पुरुष ऐसे करके हर गांव के अंदर 4 वॉलेंटियर्स, हर शहर के अगर कोई शहर है तो उसके एक वार्ड के अंदर 2 पुरुष और 2 महिला स्वयंसेवक खड़े कर देंगे, जिनको हम इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं, हम लगातार जिला शह प्रशिक्षण दे रहे हैं, फिर मंडल शह प्रशिक्षण होगा, यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण की हम व्यवस्था कर रहे हैं। 30 अगस्त तक ऐसे 25,000 हरियाणा के अंदर वॉलेंटियर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के प्रेरणा से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें योग के प्रति उनको जो है सिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, घरेलू उपचार किस प्रकार से उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इसके अलावा भी प्राथमिक उपचार, पहली जो चीज, जो पहला काउंटर होता है, एनकाउंटर होता है जो पहला, वो शायद डॉक्टर से पहले गांव के लोग हो सकते हैं या वॉलंटियर से हो जाएगा, तो उसमें भी उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो एक हम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, एक अदृश्य शत्रु से हम पिछले 1.5 साल से जिस प्रकार से एक बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। रावल जी, कुल मिला के आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कुछ बातों का मैं जवाब जरूर लूंगा। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी भी हैं मेरे साथ में, उनसे भी उसका रिएक्शन जरूर लूंगा। लेकिन संजीव जी, ये जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी और अभी जो फैसला होना है, क्योंकि अभी विदुर रावल जी कह रहे हैं कि अभी एक और एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा और उसके बाद हम फैसला लेंगे कि हम प्राइमरी के स्कूल को खोलें या फिर ना खोलें, लेकिन फिर भी ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सही दिशा में किया गया प्रयास आपको नजर आता है या आपको लग रहा है विचार कर लें एक बार फिर से, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत परेशान कर रही हैं? संजीव जी। आयुष जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं, मैं रावल जी को भी सुन रहा था कि ये अभी जो डिसीजन है वो हुआ नहीं और डिसीजन लेना है, लेकिन जैसे हमारी प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि ये सारे डिसीजन इतनी जल्दी लिए जा रहे हैं। मैं रावल जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या टीचर्स की संख्या पढ़ाने के लिए जो अभी सरकारी स्कूल हैं, बार बार ये पॉइंट आउट होती है ये बात कि वहाँ टीचर्स ही पूरे नहीं हैं। आप मुझे कह रहे हैं या आप चैनल के माध्यम से ये बात बोल रहे हैं कि वहाँ सभी चीजों का ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मेरा इसके अंदर सबसे बड़ा सुझाव ये है कि अभी वो बच्चों को, जो बच्चे प्राइमरी क्लासेस में हैं, अभी अनुकूल माहौल नहीं है, वो इस तरह से नहीं है कि सभी चीजें अभी टेक इट इजी कि भाई अभी तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, या अभी केसेस हो गए हैं, ये सारा एज्यूम करके करने की बात हो रही है। कंफर्म्ड कुछ भी नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई प्राइमरी स्कूल या ये बड़े स्कूल अगर खोले जा रहे हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात, एक टीचर्स पूरे हों, सेकेंडली उसके अंदर मेडिकल स्टाफ फर्स्ट एड के लिए जो बच्चों को समय समय पर टीच करता भी रहे, उनको मॉनिटर भी करता रहे कि कोई बच्चा इस तरह से साथ साथ तो नहीं बैठा, मास्क तो लगा रखा है या नहीं। नंबर 3, इन चीजों के साथ साथ हमें ये भी मॉनिटर करना चाहिए, जैसे मेरे साथी प्रवक्ता डॉक्टर वरुण जैन जी ने बताया कि जो ये आज जो चीज चल रही है, इसके अंदर डॉक्टर साहब ने एक बात बताई, मेरे दिमाग से निकल गई अभी मैं सुन रहा था, तो ये सारी चीजें मैं याद करवा दूं। हाँ जी,
जी क्या राहुल जी? डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जो बच्चे हैं क्या उनको 2 महीने तक इंतजार नहीं किया करवाया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं, वो एक और अलग बात थी। तो कुल मिला के मैं अभी 2 मिनट बाद एकदम स्लिप होगी माइंड से। कोई बात नहीं संजीव जी, आपको याद आएगा, बोलिएगा, आप आगे बढ़े, थोड़ा सा कुछ और बता। सॉरी याद आ गया। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि सभी के पास ऑनलाइन क्लासेस की कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात में कि जो स्कूल प्रशासन है वो जिनके पास फैसिलिटी है उनको वो एग्जेम्प्ट करे, वो ऑनलाइन उसमें क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो स्कूल आए, जो बच्चे जिनके पास फैसिलिटी नहीं है वो स्कूल आए, तो उनके साथ साथ मेडिकल एड हर स्कूल में होनी चाहिए, टीचर की संख्या पूरी होनी चाहिए और चेकिंग पूरी होनी चाहिए। इन सब बातों को जब तक इंश्योर ना कर ले गवर्नमेंट, हर एक चीज को पूरे प्रॉपर ढंग से ना देख ले, तो बच्चों के भविष्य से ना खेलें, क्योंकि वैक्सीन अभी किसी बच्चे को ना तो लगाई जा सकती है ना लगाई जा रही है, ना अभी कोई तैयार हुई है। ये बिल्कुल ही एक हवा में तीर छोड़ने वाली बात हो जाएगी कि भाई इतने अभिभावकों को बुलाया, इतने एक्सपर्ट्स को बुलाया और ये चीजें हमने इंश्योर कर ली ये हो जाए। तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस दी जाए, बच्चों की मानसिकता के बाद जो बात है एक प्रॉपर ढंग से बच्चों को गाइड करने के लिए ऐसा प्रोग्राम चला जाए ऑनलाइन जो अटेंड कर सके कि मैं मानसिकता, जैसे डॉक्टर वरुण जैन ने बताया कि बच्चों की मानसिकता पे भी फर्क पड़ रहा है, तो ये फैसला एकदम जल्द, ठीक है, सोच समझ कर लेना चाहिए फैसला, ये आपका ठीक है, मैं आपकी बात का जस्ट समझ गया। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी, एक तो हर्ड इम्यूनिटी वाली बात जो विधु रावल जी ने कही, मैं थोड़ा सा उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा, और दूसरा ये कि कोई तो वे बताएं ना भाई रास्ता क्या हो, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है, ऑफलाइन क्लासेस भी जरूरी हैं, लेकिन बच्चे सेफ सिक्योर रहें ये इंश्योर करना भी जरूरी है। क्या होना चाहिए इस परिस्थिति में, और हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के भी जवाब दें। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता था कि जैसे कि एडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन आ चुकी है और बच्चों के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों में एडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन बहुत जल्दी तैयार कर दी गई थी, तो आई थिंक विद इन 1 मंथ बच्चों की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। तो अब बहुत जल्दी जैसे बच्चों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो बच्चों का भी बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा और वो भी एक्सपोज हो सकते हैं फील्ड में आकर। तो मुझे लगता नहीं कि उनका ज्यादा टाइम खराब होने वाला आगे के लिए। तो सिर्फ 3 महीने की बात है, उसके बाद तो अब ये जो कोरोना तो ये जाने वाला नहीं है, ये तो हमारी लाइफ का पार्ट बनने वाला है, तो अब हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो हमें अपना वे ऑफ लाइफ तो बनाना ही पड़ेगा इसको। तो अब वैक्सीनेशन ही अल्टीमेटली इसका वे आउट बन गया है और चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल है, तो ये बात है। और दूसरी बात जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कह रहे थे, तो उसमें तो ये है कि ये एक जो हमारा ये जो कोरोना वायरस है ये म्यूटेशंस करता रहता है, तो हर्ड इम्यूनिटी के भी जो पहले हम कहा करते हैं कि अगर 60-70% लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, तो उसके साथ साथ वैक्सीनेशन होनी बहुत जरूरी है, तभी हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन दोनों मिलकर काम करते हैं, अदरवाइज तो इसमें पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। और जहां तक एक बच्चों की और बात मैं कह रहा था कि जो बच्चे हैं ये पेरेंट्स की प्रोटेक्शन में ही रहते हैं। अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड है, प्रोटेक्टेड है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो घरों में रहेंगे तो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, इसलिए उनका स्कूल में ना जाना ही उनके लिए प्रोटेक्शन रहता है। डॉक्टर वरुण जैन जी, आप तो कह रहे थे कि स्कूल बहुत सेफ है बच्चों के लिए, लेकिन अभी देखिए डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी ने तो इस बात को कहा कि घर से ज्यादा सेफ कुछ नहीं है, और स्कूल के अंदर भी वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है, एसओपीज जो बनी है उसको कोई इंश्योर करने वाला नहीं है। स्कूल वैन्स की हालत हम लोग दिखा रहे हैं, क्लासरूम की हालत हम लोग दिखा रहे हैं, बच्चे मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कैसे बिलीव किया जाए कि वो तमाम प्रोटोकॉल का आप लोग इंश्योर करा पाएंगे, उसका पालन करवा पाएंगे? डॉक्टर वरुण जैन जी। आयुष जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने बोला कि जो एसओपी है उसको कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, नहीं, उसकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रशासन के माध्यम से चेकिंग किया जा रहा है। दूसरी बात डॉक्टर अरोड़ा जी ने बताया, मैं आपका एक बात की तरफ भी दिलाना चाहूंगा जो कि हमारे प्रोफेसर रावल जी ने भी बताई है, हार्ड इम्यूनिटी के बारे में, 70% के बारे में। अभी जब बच्चों की वैक्सीनेशन का फिजिकल ट्रायल हुआ, अखबारों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस हमारी आई थी, उसमें लिखा गया था कि 67% बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी थी। उनको वायरस आया, इफेक्ट किया,
वो इफेक्टेड हुए, बच्चों को पता ही नहीं लगा कि वो कब कोरोना उनके अंदर आगे चला गया और एंटीबॉडीज बन गई। जैसे कि रावल जी ने बताया कि बच्चे बेटर रिस्पॉन्स करते हैं इस बीमारी के लिए, तो डॉक्टर अरोड़ा जी भी इस बात को पुष्टि कर पाएंगे। और एक हार्ड इम्यूनिटी, जब पहले जब ये कोरोना हमारा आया तो कहीं पर भी कोरोना वैक्सीनेशन हमारी लगी नहीं थी। फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में हमारी काफी कोरोना वैक्सीनेशन लग चुकी है, कहीं करोड़ों में लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक हार्ड इम्यूनिटी का एक एनवायरमेंट बनता जा रहा है। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हम घर में ही रखें। मैं बताना चाहूंगा, क्या बच्चे कहीं और नहीं जा पा रहे क्या? और स्कूल के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है, आपने एक सिक्के का एक पहलू दिखाया यहाँ पर कि कुछ अनियमितताएं यहाँ पर हैं कि कुछ स्कूलों द्वारा की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम स्कूल कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। वो बच्चे उनके वो अपने हैं और उन बच्चों का वो पालन, उन बच्चों की स्टडी वो अपने बच्चे से भी ज्यादा कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। चलिए ठीक है। कैलाश जी, मुझे ये बताएं, चूंकि आप तो कह रहे थे कि देखिए ये कहीं ना कहीं अब सरकार को इस पर दोबारा से विचार कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर्ड इम्यूनिटी से लेकर के तमाम तरीके की बातें हुई और एसओपी भी इंश्योर हो रही है। वहां पर डीसी लेवल के अधिकारी जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि वहां पर पालन हो रहा है कि नहीं। फिर अभिभावकों को क्या दिक्कत है? भाई सब कुछ बढ़िया तो भेज दें स्कूल। चलिए, कैलाश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। विदुर रावल जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि कैसे इंश्योर करेंगे? पेरेंट्स के मन में तो ये कंसर्न है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर जो कैलाश जी बैठे हुए हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने में अभी पेरेंट्स कम से कम इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं, वो कतरा रहे हैं इस बात को लेकर के। ऐसा क्यों है? कतरा रहे हैं, देखिए ये बट नॉर्मल है कि एक अदृश्य शत्रु के साथ हमने जिस प्रकार डेढ़ वर्ष हम सबके निकला है, हम सबके परिजनों में या संबंधियों में हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जो कि जिसने दुख पहुंचाया हम सबको। तो इस कारण से थोड़ा सा शंका, एप्रीहेंशन है, इसमें नहीं कोई दो राय। लेकिन इसीलिए ही तो सरकार ने एक बड़ा मानवीय रुख रखते हुए फोर्स नहीं किया अटेंडेंस को। अभिभावकों को अटेंडेंस के लिए फोर्स नहीं किया गया। अभी 60% का मैंने आंकड़ा दिया, ये एक स्वैच्छिक आंकड़ा है और स्वागत योग्य आंकड़ा है कि 60% अभिभावक जो है अपने बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन जो 40% नहीं भेज रहे हैं, मैं ये भी आपके चैनल से ये अश्योर कर रहा हूँ कि एक मानवीय रुख रखते हुए सरकार ने उनको कोई इस तरीके का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया कि आप बच्चों को भेजिए। एक इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस की जो बात हुई थी, ऑनलाइन क्लासेस का एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट हमने बहुत अच्छे से जो है चलाया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की डिजिटल इंडिया की जो कैंपेन थी, उसके परिणाम स्वरूप हम बहुत अच्छे स्तर पर कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी वरुण जैन जी ने जो बताया, डॉक्टर वरुण जैन जी ने बहुत अच्छे से बताया कि इसके बाद भी कुछ लेक्यूनाज हैं, कुछ जगह है ऐसी, जैसे ग्रामीण अंचल में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की थोड़ी समस्या है, या गरीब बस्तियों में जहां पर ऑनलाइन क्लासेस वाली चीज नहीं चल सकती। इसके अलावा गरीब परिवारों की बात होई गई। लेकिन इसके अलावा एक और बात है, बहुत सारे अभिभावक समूहों ने आकर ये कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में फीस तो हमसे पूरी वसूली जा रही है, तो हमारी फिजिकल बच्चों को क्यों नहीं। मतलब अभिभावक केवल एक ही तरफ की बात नहीं, दोनों तरफ की बात चल रही है। बहुत सारे अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में जाएं, ऐसा नहीं है कि सभी अभिभावक ऐसे चाहते हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीमान राजीव भारद्वाज जी बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, आज भी उन्होंने इस मुद्दे को गैर राजनीतिक ही रखा, उनका इसके लिए स्वागत है। एक छोटी सी उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा। अगर ये मेरी बात को अन्यथा ना लें और आयुष जी मुझे अनुमति दें तो एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताना चाहता हूँ। आयुष जी। जी जी, विदुर रावल जी। जी, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बड़ी दुखद एक हत्या हो गई थी, देश की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद तुरंत बाद क्या हुआ कि उनके जो पोता और पोती थे, यानी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, दोनों को तुरंत स्कूलों से बाहर निकाल लिया गया और दोनों को हाउस क्लासेस डाल दिया गया। अब वो हाउस में क्या होता था कि सुबह से दोपहर तक अलग अलग टीचर आकर राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री बने उनके घर पर आकर पढ़ाकर जाया करते थे। और उसके बाद फिर 1990 में राजीव जी की हत्या हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय राहुल गांधी जी सेंट स्टीफेंस में उनका पढ़ते थे। किस प्रकार एडमिशन हो उस पर भी एक चर्चा है, वो कभी फिर कभी करेंगे। लेकिन उनको सेंट स्टीफेंस से निकालकर विदेश भेज दिया गया। अब इसका असर उनकी स्थिति पर, प्रियंका जी की, राहुल जी की क्या हुआ, देश जानता है। अब
उनकी इस उम्र में भी वो किस स्थिति की बातें करते हैं, किस प्रकार मुझे लगा कि शायद आप कुछ पते की बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज मत करें आज के इस डिबेट को। ठीक है कैलाश जी, बहुत जल्दी से एक रिएक्शन मुझे ये बताएं कि कैसे भाई, क्योंकि यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि हम तो इंश्योर कर रहे हैं, पेरेंट्स पे कोई दबाव नहीं है, भेज दें बच्चों को स्कूल। देखिए, जो भाजपा के सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि कल ही शिक्षा मंत्री जी ने, कमल पाल सिंह ने एक बयान दिया है कि उनके पास प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी फीस के बारे में काफी शिकायत आई है। ये कल के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है और विधानसभा में कोई लॉ ला रहे हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनसे भी प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी फीस ले रहे हैं, ये बात शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। तो मैंने पहले भी डिबेट में कहा था कि स्कूल संचालकों को इनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ये जो फीस के लिए बच्चों को बुलाते हैं और वो क्या कर रहे हैं, ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज और ट्रांसपोर्ट फीस, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, कंप्यूटर फीस मांगना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये सिर्फ फीस लेने के लिए बुलाया जा रहा है। जो हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सरकार एक ऐसा SOP में शामिल करे कि सिर्फ बच्चों के अभिभावकों से बिना बढ़ाए गए ट्यूशन फीस ले, इसके अलावा कोई अन्य फंड ना ले। और ये शिक्षा मंत्री कह चुके हैं मनमानी कर रहे हैं, तो क्या हमारी बात ये जो प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं सरकार तक पहुंचाएंगे कि स्कूल वाले स्कूल खोलने की आड़ में जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं पेरेंट्स से, इसके लिए हमारी चिंता है, पेरेंट्स चिंतित है, इसका कोई समाधान होना चाहिए। चलिए ठीक है कैलाश जी, आपकी इसी बात के साथ मैं चर्चा भी यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि स्कूल खोला जाए या फिर ना, ये एक बहुत बड़ा विषय है बहस का भी, और हालांकि इस पर सरकार अभी विचार भी कर रही है। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी बात कही गई है कि तमाम एक्सपर्ट के साथ बैठ करके जो निर्णय लिया जाएगा उसमें सबका हित होगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर नियमों का पालन ना हो रहा हो तो फिर आखिर जो चुनौती बरकरार है उससे कैसे निपटा जाएगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।